अब एक क्वेश्चन है, वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन ऑफ एलएलपी कैसे, क्या सरकमस्टेंसेस हैं जिनके अंदर सर एलएलपी को खत्म किया जा सकता है? कि सर दो तरीके से खत्म किया जा सकता है। नंबर वन, जब तो एलएलपी यदि खुद चाहे वॉलेंटरली। दूसरा है कि सर ट्रिब्यूनल, एक जैसे कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल होता है ना, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कि सर वो बोल देता है कि गलत तरीके से बनी हुई कंपनीज को वाइंड अप करो, या कंपनी लॉ के जितने भी मैटर्स हैं वो ट्रिब्यूनल में चलते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी एक ट्रिब्यूनल है। ठीक है, तो सर या तो ट्रिब्यूनल उसे वाइंड अप करे एलएलपी को, और या फिर अपन ये एलएलपी खुद अपने वॉलेंटरीली वाइंड अप होने की बात करें। ठीक है, वॉलेंटरली वाइंड अप होने की बात करें। नेक्स्ट, तो सर अपने को वॉलेंटरली वाइंड अप कर रही है, अपनी इच्छा से खुद को खत्म कर रही है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाइंडिंग अप और डिसॉल्व हो रही है। ठीक है, what are the circumstances in which LLP may be wound up by the tribunal? ट्रिब्यूनल कब उसे वाइंड अप कर सकता है? तो सर ये चार पांच तरीके हैं, पांच छह तरीके हैं जिनसे एलएलपी को ट्रिब्यूनल वाइंड अप कर सकता है। कि सर पहला, जब खुद एलएलपी डिसाइड कर रही हो, वो एप्लीकेशन लगा रही हो कि ट्रिब्यूनल में कि आप मुझे वाइंड अप कर दीजिए, व्हेन द एलएलपी डिसाइड्स दैट एलएलपी बी वाइंड अप बाय द ट्रिब्यूनल। ठीक है, तब वो इसको वाइंड अप कर देगा। सेकेंड, यदि 6 महीने से ज्यादा, इफ फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 months द नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी इज रिड्यूस्ड बिलो 2, दो से संख्या कम हो गई पार्टनर्स की, और ऐसा 6 महीने से ज्यादा तक चलता रहा, तो फिर ट्रिब्यूनल जो है उसको कंपल्सरीली वाइंड अप कर सकता है। यदि एलएलपी अपने डेट्स पे नहीं कर पा रही है तो ट्रिब्यूनल वाइंड अप कर सकता है। इफ द एलएलपी इज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, मतलब भारत की संप्रभुता के खिलाफ या भारत के हितों के खिलाफ काम किया है। सर ऐसे मशीन या मशीन गन सप्लाई कर दी पाकिस्तान को, जिनको लेके उसी ने इंडिया पे अटैक कर दिया। तो सर इफ द एलएलपी इज एक्टेड अगेंस्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, या पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ काम किया है, ऐसी कोई भी माल प्रैक्टिस में इसको इंक्लूड होते हुए देखा है, तो फिर वो ट्रिब्यूनल उसको वाइंड अप कर सकता है। वर्ड्स यही आने चाहिए, कीवर्ड्स यही आने चाहिए। ठीक है, इफ द एलएलपी हैज मेड अ डिफॉल्ट इन फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी और एनुअल रिटर्न फॉर एनी 5 consecutive फाइनेंशियल ईयर्स, एलएलपी को स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी और एनुअल रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं रजिस्ट्रार के साथ में। ये बात हमने पहले भी पढ़ी है और अभी आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, कि कितनी कितनी दिनों में फाइल करनी होती है, ये सब आगे अपने को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एलएलपी को क्या क्या फाइल करनी रहती है उस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, और वो इंपॉर्टेंट है। तो सर यदि एलएलपी ने कंटिन्यूस 5 सालों तक, 1 2 3 4 5 कॉन्जिक्यूटिव 5 फाइनेंशियल ईयर्स तक ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी और दूसरा जो है ये एनुअल रिटर्न, ये फाइल नहीं किए कंटिन्यूस 5 सालों तक, तो फिर ट्रिब्यूनल उनको वाइंड अप कर देगा। तो फिर ट्रिब्यूनल उनको वाइंड अप कर देगा। ठीक है, यदि ऐसा हुआ कि उन्होंने 4 साल तक फाइल नहीं किया, लेकिन 5वें साल फाइल कर दिया, ठीक है, फिर छठे साल फाइल नहीं किया, तो क्या ये कॉन्जिक्यूटिव 5 साल हुआ क्या? कि नहीं सर, ये कॉन्जिक्यूटिव 5 साल नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर ये बच जाएंगे ट्रिब्यूनल से वाइंड अप होने से। कंटिन्यूस 5 साल तक आपने ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी और एनुअल रिटर्न फाइल ही नहीं किए, तो फिर आपको ट्रिब्यूनल वाइंड अप कर सकता है। और इफ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, if the tribunal is of the opinion that it is just and equitable that the LLP be wound up, यदि ट्रिब्यूनल इस ओपिनियन का है, यदि ट्रिब्यूनल इस ओपिनियन का है that it is just and equitable, कि ये सही बात है, किसी भी ग्राउंड्स पे इसको वाइंड अप कर देना, यानी कि ये बहुत बड़ी ताकत दे रहा है एलएलपी को, वो उसको किसी भी ग्राउंड पे वाइंड अप कर सकती है, जैसे कोई भगवान हो। ठीक है, इफ द ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल देन द एलएलपी बी वाउंड अप। ठीक है, तो ये वो तरीके हैं, सर्कमस्टांसेस हैं अंडर विच एलएलपी में भी वाइंड अप बाय द ट्रिब्यूनल। वॉलंटरी वाइंड अप तो वैसे भी हो सकता है। ठीक है,
कि सर वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन के रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, ये उसको पावर है, तो वही बनाएगी भाई, अपन थोड़ी बनाएंगे, सिंपल सी बात है। इसी के साथ में वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन वाले सेक्शंस खत्म, 1, 2 और 3, 3 सेक्शंस खत्म। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये अच्छा क्वेश्चन आ रहा है दिसंबर वालों के लिए। एक्सप्लेन द एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर ऑफ एलएलपी, कि सर एक एलएलपी का पार्टनर किस हद तक लाइबिलिटी के लिए किस हद तक लायबल हो सकता है, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर ऑफ एलएलपी। नंबर वन, अ पार्टनर इज नॉट पर्सनली लायबल। सबसे पहले तो आप ये लिखना है यहाँ पर कि सर एक पार्टनर जो है वो किस एक्सटेंट तक लायबल है, कि सर केवल अपना जो उसने कंट्रीब्यूशन देने का वादा किया है, उसने जो कंट्रीब्यूशन देने का वादा किया है उस हद तक ही लायबिलिटी होती है उसकी। ये बात तो अपन सभी जानते हैं कि एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। वो लिमिटेड लाइबिलिटी कितनी, कि सर जिस हद तक उसने कंट्रीब्यूशन देने का वादा किया है, बेसिक रूल तो यही है। लेकिन आगे बहुत सारी बातें इसमें, पार्टनर कभी भी पर्सनली लायबल नहीं होगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी अराइजिंग आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सिंपली बिकॉज ही और शी इज द पार्टनर ऑफ द एलएलपी। केवल इसलिए कि वो उस एलएलपी में पार्टनर है, वो उस एलएलपी के देनदारों के लिए जिम्मेदारी नहीं होगी। उसको मैक्सिमम उसकी लाइबिलिटी कितनी हो सकती है, उसने जो कंट्रीब्यूशन देने का वादा किया है एलएलपी में, मैक्सिमम लाइबिलिटी उसकी उतनी हो सकती है। ठीक है, वो केवल उस एलएलपी में पार्टनर है, इसलिए नॉर्मल पार्टनरशिप जैसे उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होगी, उसकी लिमिटेड लाइबिलिटी होगी। बट लेकिन ये इफेक्ट नहीं करेगा किसी पार्टनर की पर्सनल लाइबिलिटी फॉर हिज ओन रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन। यदि उस पार्टनर ने कुछ काम करना था वो गलत कर दिया, या फिर कुछ काम नहीं, कुछ काम करना था उसको ओमिट कर दिया। ओमिट कर दिया मतलब छोड़ दिया, तो सर गलत तरीके से काम कर दिया, उसके लिए आपकी पर्सनल लाइबिलिटी रहेगी, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। ठीक है, लेकिन अब देखो किसी एलएलपी में 4 पार्टनर्स हैं, इस एलएलपी के इस पार्टनर ने गलत काम किया, एलएलपी के इस पार्टनर ने गलत काम किया, तो सर क्या ये पार्टनर को रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है कि हाँ सर, लेकिन क्या इसके कामों के लिए बाकी के पार्टनर्स को रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है क्या, कि नहीं सर, बाकी के पार्टनर्स को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जा सकता है, बाकी के पार्टनर्स को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इनमें रेगुलर 1932 वाली पार्टनरशिप जैसे म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप नहीं होता है एलएलपी में। एलएलपी में एजेंट इज, ये पार्टनर इज जस्ट द एजेंट ऑफ एलएलपी बट नॉट द एजेंट ऑफ रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स, बाकी के पार्टनर्स का एजेंट नहीं है ये। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई, बोलिए हाँ या ना। हाँ सर। ठीक है, उनकी दूध लेट कैसे आया, अरे सॉरी सर, वो घर नहीं पहुंचा था। घर नहीं पहुंचा था। ठीक है, तो सर क्या पार्टनर की एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी क्या रहती है एलएलपी में, अपने मैक्सिमम अपने कंट्रीब्यूशन तक, नंबर वन। नंबर टू, वो एलएलपी की देनदारों के लिए इसलिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो जाएगा वो कि वो पार्टनर है, बस इसलिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो जाएगा, जबकि 1932 वाली पार्टनरशिप में तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, किसी भी हद तक रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। ठीक है सर, जो उसकी खुद की रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन के कारण जो उसकी पर्सनल लाइबिलिटी है वो इफेक्ट नहीं होगी, उसके लिए वो हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहेगा। नेक्स्ट, और एक पार्टनर बाकी के पार्टनर के गलत कामों के लिए इसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ कोई म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप नहीं है। अब एक आता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। सर ये आपने पढ़ा हुआ है, बस फिट करने की देर है। अपन ने पढ़ा है ना, पार्टनर बाय ईस्टॉपल और होल्डिंग आउट। यदि कोई अपने आप को इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर जैसे दिखा रहा है और उस बेसिस पे, इस प्रदर्शन, गलत प्रदर्शन के बेसिस पे इस एलएलपी को किसी ने कोई लोन दे दिया, चाहे इस बंदे को पता हो या नहीं पता हो कि उसकी इस रिप्रेजेंटेशन के कारण इसने लोन दिया है, चाहे उसको पता हो या नहीं पता हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसने यदि अपने आप को पार्टनर जैसे शो किया इसका, उस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे
यदि किसी थर्ड पार्टी मिस्टर एक्स ने इस एलएलपी को लोन दे दिया, तो उस लोन को चुकाने के लिए ही विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। he will be considered as a partner by holding out, eastopper या holding out। एक बार आपने अपने आप को जैसे रिप्रेजेंट कर दिया, बाद में आपको वैसे ही ऐड करना पड़ेगा। तो he will be responsible, नंबर वन, उस लोन को चुकाने के लिए। और नंबर टू, पैरेलली ये एलएलपी जिसको इसके रिप्रेजेंटेशन के कारण मिस्टर एक्स से लोन मिल गया, वो भी इक्वली रेस्पॉन्सिबल होगी उस लोन को चुकाने को। बट ये वैसे तो हम बोलते हैं पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे इस एलएलपी के, लेकिन इसने बेवकूफी करी इस आदमी ने, तो ही विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, और वो रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो ये एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इन एलएलपी, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। चलिए पढ़ना चालू करते हैं। एनी पर्सन हु बाय वर्ड्स spoken or written or by conduct represent himself or knowingly permit himself to be represented to be a partner in a LLP is liable to any person who on the faith of any such representation has given credit to the LLP, whether the person representing himself or represented to be partner does or does not know that the representation has reached the person so giving credit। ठीक है, जो मैंने आपको नट शेल में बताया ना वही है कि उसकी बेवकूफी के कारण किसी ने लोन दे दिया, चाहे उस आदमी को पता हो या नहीं पता हो, ऐसा हो गया बैकग्राउंड में उसकी बेवकूफी के कारण, वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। हाँ, साथ का साथ एलएलपी भी रिस्पॉन्सिबल रहेगी जिस एक्सटेंट तक क्रेडिट रिसीव किया है या फाइनेंशियल बेनिफिट डिराइव किया है। एलएलपी को फायदा तो मेन उसी को मिला है ना, तो सर एलएलपी शैल आल्सो बी लायबल। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्या पढ़ रहे हैं, पार्टनर किस हद तक लायबल रहता है एलएलपी में। तो ये एक एक स्टेप बताता जा रहा हूं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आ रहा है कि सर यदि मान लो एक ऐसी एलएलपी फॉर्म चल रही थी, देव पुलकित और दिया, देव पुलकित एंड दिया एलएलपी, क्योंकि नाम के एंड में एलएलपी या फुल फॉर्म लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लिखना जरूरी होता है। देव पुलकित एंड दिया एलएलपी, देव बुरा मत मानना, ठीक है। अब सडनली देव की डेथ हो जाती है, देव की यदि डेथ हो जाती है तो सर इन्होंने अभी तक अपने नाम से देव का नाम हटाया नहीं है, ये उसी फैशन में कंटिन्यू करते जा रहे हैं, देव पुलकित एंड दिया एलएलपी, देव पुलकित एंड दिया एलएलपी, ये उसी फैशन में कंटिन्यू किए जा रहे हैं, नाम अभी तक यूज किए जा रहे हैं। तो क्या इससे देव की हिस्सेदारी जो इस एलएलपी में थी वो भी आगे के कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी, मरने के बाद के काम जो इस एलएलपी ने किए हैं उसके लिए इसकी हिस्से की प्रॉपर्टी भी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी, सिंपली इसलिए कि इसका नाम अभी तक कंटिन्यू किया जा रहा है। आंसर इज नो। चाहे आप सेम नाम से आगे कंटिन्यू कर रहे जा रहे हो, उसके पार्टनर की एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी डेथ के बाद के किए गए कामों के लिए उसकी हिस्सेदारी को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाएंगे। Where after a partner's death, the business is continued in the same LLP name. The continued use of that name or of the deceased partner name as a part thereof shall not itself make as legal representative or his estate liable for any act of the LLP done after his death. ये पॉइंट समझ में आ गया एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी डेथ के केस में? यस, बोलिए हाँ या ना। हाँ सर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी इज इन केस ऑफ फ्रॉड, कि सर वैसे तो पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन यदि उसने कोई फ्रॉड खेला है तो उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। ठीक है, इन द इवेंट, इन केस ऑफ फ्रॉड, इन द इवेंट ऑफ एन एक्ट कैरिड आउट बाय एलएलपी और एनी ऑफ इट्स पार्टनर्स with the intention to defraud the creditors of the LLP or any other person for any fraudulent purpose। इतना बड़ी लाइनों का क्या मतलब है कि एलएलपी के जो पार्टनर्स हैं उन्होंने ऐसा काम इसलिए किया है, एलएलपी के पार्टनर्स ने कोई काम इसलिए किया ताकि उस एलएलपी के क्रेडिटर्स को या किसी भी पर्सन को धोखा दे सकें। द लायबिलिटी ऑफ द एलएलपी एंड पार्टनर्स हु एक्टेड विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स वगैरह वगैरह shall be unlimited for all or any of the debts or other liabilities of the LLP। इस LLP के नाम पे क्रेडिटर्स या किसी थर्ड पार्टी को धोखा देने की कोशिश की है, तो जिसने भी ये गलत काम किया है, मिस्टर एक्स ने, मिस्टर वाई ने, मिस्टर जेड ने,
सर उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी फॉर ऑल दी डेट्स एंड अदर लाइबिलिटीज ऑफ दिस एलएलपी। सर धोखा देने के लिए किया है ना काम, तब आपकी लाइबिलिटी में हम अनलिमिटेड बना रहे हैं। In case of any fraudulent act is carried out by partner, then LLP will also be liable for such acts unless LLP otherwise proves otherwise. सर किसी पार्टनर ने कोई फ्रॉडुलेंट काम किया है, तो ये पार्टनर जो है ये एलएलपी का एजेंट है, तो ये एलएलपी भी रेस्पॉन्सिबल होगी उसके फ्रॉडुलेंट काम के लिए। लेकिन क्या बाकी के पार्टनर्स जिनका उस काम से कुछ लेना देना नहीं था, क्या वो रेस्पॉन्सिबल होंगे? नहीं सर, अभी ऊपर बढ़ के आए। क्योंकि पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप एलएलपी में नहीं होता है, वो कहाँ होता है? 1932 वाली पार्टनरशिप में। इसलिए सर ये लोग रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। हाँ, एलएलपी बाय डिफॉल्ट रेस्पॉन्सिबल होगी। हाँ, यदि एलएलपी प्रूव कर देती है कि इसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इसलिए मेरे पे रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आनी चाहिए, तो फिर ही छोड़ा जाएगा उसको पार्टनर के फ्रॉडुलेंट काम से अलग, अदरवाइज उसको भी साथ में रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। ये होती है कंप्लीट एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर फॉर एलएलपी। अभी इसमें एक पार्ट और बचा है सर, हर वो बंदा जो उस फ्रॉड में जानबूझ के नोइंगली पार्टी बना है, सर उसको 5 साल तक की जेल या फाइन बिटवीन ₹50,000 to ₹5 लाख, फाइन बिटवीन ₹50,000 to ₹5 लाख, इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years, फाइन बिटवीन ₹50,000 to ₹5 लाख। ठीक है, 50,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक के बीच का फाइन, इम्प्रिजनमेंट 5 साल तक का। ठीक है, नंबर वन ये जो जानबूझ के पार्टी था उस फ्रॉड के लिए, ये दो। तीसरी बात, एलएलपी प्लस हर वो बंदा जो उस फ्रॉड में इन्वॉल्व था नीड टू कंपनसेट इफेक्टेड पार्टी फॉर लॉस और डैमेज कॉस्ट ड्यू टू इट। सर उसके फ्रॉड के कारण जो भी पार्टी को जो भी लॉस हुआ है, सर उसको कंपनसेट करेंगे एलएलपी, और हर वो पर्सन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसके फ्रॉड के कारण जो भी लॉस हुआ है उसके लिए इफेक्टेड पार्टी को कंपनसेट करना। एलएलपी विल नॉट बी लायबल इफ इट प्रूव्स इट्स नॉन इन्वॉल्वमेंट। एलएलपी को छोड़ा जा सकता है लेकिन उसे प्रूव करना पड़ेगा कि मैं इन्वॉल्व नहीं थी। नेक्स्ट रिलेटेड क्वेश्चन एक और इसी में आता है, स्टेट द सर्कमस्टांस। देखो ये क्वेश्चन तो पूरा हो गया, एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी, सॉरी एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर ऑफ एलएलपी। पार्टनर की क्या है सर, ये सब ध्यान रखना बेटा, ये पूरा 5 नंबर के लिए क्वेश्चन बन सकता है। 5 नंबर बहुत हैवी नंबर होते हैं, तो पूरा ये सब लिखना पड़ेगा कि सर वैसे तो कंट्रीब्यूशन जितनी होती है, पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती है एलएलपी के लिए। फिर एक एक करके खोलना चालू कर देना कि सर होल्डिंग आउट में रहती है, कि सर कैसे अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी क्वेश्चन का एक सब पार्ट पूछा जा सकता है, स्टेट द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच एलएलपी एंड इट पार्टनर्स में फेस अनलिमिटेड लाइबिलिटी अंडर एलएलपी एक्ट 2000। कि सर पहली वो जगह मतलब कहा कि सर अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन केस, वैसे तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी नहीं, बट अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड, सेक्शन 30। इंपॉर्टेंट क्या है, इन केस ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड के केस में। सर ये सब बातें अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड में आप ये सब पढ़ चुके हैं, ऊपर सेक्शन 30 वाली बात वाली चीजों को ही वापस चिपकाया है यहाँ पर। कौन सा, ये यहाँ से लेके यहाँ पर सिंपली इसके लिए क्वेश्चन पूछ लिया, अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड। सर आपको ये बोर्ड के लिखना है। सर अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड, क्या बेटा ये मेरे एक बार समझाने से समझ में आ गया? याद तो आपको करना पड़ेगा। सर एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर ऑफ एलएलपी, क्या ये समझ में आ गया? बोलिए यस और नो, बानमी, दिया, देव, पुलकित। यस सर। यस सर। फटाफट आज ही लिख के इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर लेना, ठीक है, ये आ सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज ए एलएलपी एग्रीमेंट, स्टेट द कंटेंट्स ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट। सर एलएलपी एग्रीमेंट सर रिटन एग्रीमेंट होता है, दो तरीके के एस्पेक्ट्स को गवर्न करता है, एक तो एलएलपी और उसके पार्टनर्स के बीच का रिलेशनशिप, और एक पार्टनर्स और पार्टनर्स के बीच का राइट्स ड्यूटीज रिलेशनशिप। ये दोनों एस्पेक्ट को कौन गवर्न करता है? सर एलएलपी एग्रीमेंट। कल मैंने आपको बताया था कि सर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी के टाइम 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, बोलते जाओ साथ में, कि सर नेम रिजर्वेशन।
एक बार नाम आपके लिए रिजर्व हो गया तो वो 3 महीने के लिए आपके लिए रिजर्व रहेगा। उस 3 महीने के अंदर आपको क्या फाइल करना है बेटा? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट यदि सही है तो 14 दिन के अंदर आरओसी को, आप रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को आपको सर्टिफिकेट ऑफ, रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी को सॉरी, आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देना है। यदि गलत है तो क्लैरिटी या डाउट जो भी है रिजेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। यदि जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू हो गया, उसके 30 दिवस के भीतर आपको एलएलपी एग्रीमेंट यहां पर सबमिट करना होता है। तो सर ये तीसरी वाली बात, एलएलपी एग्रीमेंट क्या होता है कि सर पार्टनर्स के बीच में रिटर्न एक एग्रीमेंट होता है जो इन दो एस्पेक्ट्स को गवर्न करता है, एलएलपी और पार्टनर्स, और पार्टनर्स और पार्टनर्स के बीच में, एलएलपी और पार्टनर्स और पार्टनर्स और पार्टनर्स के बीच में वो क्या कहते हैं रिलेशनशिप है, वो गवर्न करता है। नेक्स्ट, एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है ये, ठीक है, जो रिटर्न फॉर्मेट में होता है। Written agreement between the partners of the LLP or between the LLP and its partners, which determines the mutual rights and duties of the partners and their rights and duties in relation to the LLP. Which determines the mutual rights and duties of the partners and their rights and duties in relation to the LLP. दोनों aspects govern करता है। क्या क्या आना चाहिए यार कि सर LLP का नाम आना चाहिए, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आना चाहिए, फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन कंट्रीब्यूशन की सर कंट्रीब्यूशन किस तरीके से, पैसे के फॉर्मेट में, या फिर कंट्रीब्यूशन जो है वो आप कोई अपना राइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट लाके डाल रहे हो, किस फॉर्म में है। एंड इंटरेस्ट ऑन कंट्रीब्यूशन, क्या उस पे पैसे के फॉर्म में तो आपको कोई इंटरेस्ट दिया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगा पार्टनर्स के बीच में। रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स क्या रहेगा यदि कोई है तो काम करने के बदले में। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, प्रपोज बिजनेस क्या है, रूल्स फॉर गवर्निंग एलएलपी, जैसे एमओए एओए में सारी बातें लिखी हुई होती हैं। और डेजिग्नेटेड पार्टनर जो भी बनेगा एलएलपी का, नहीं ये खैर इसमें काम का नहीं है। चलिए नेक्स्ट, एलएलपी एग्रीमेंट क्या होता है और कैसा होता है। डिस्कस द कंडीशंस अंडर विच एलएलपी विल बी लायबल एंड विल नॉट बी लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द पार्टनर। अभी अपन ने ऊपर जो आज एक क्वेश्चन किया था 2 मिनट पहले, क्या कि सर एलएलपी के पार्टनर की क्या लाइबिलिटी होती है वो पढ़ा। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, एलएलपी कब लायबल होगी और कब लायबल नहीं होगी फॉर द एक्ट्स ऑफ द पार्टनर्स। सर पार्टनर कोई काम करके आया है, उसके लिए एलएलपी कब लायबल होगी और कब नहीं होगी। तो सर पढ़ना चालू करते हैं। देव फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ना बेटा। Conditions under which LLP will be liable. The LLP is liable if a partner of LLP is liable to any person as a result of a wrongful act or omission on his part in the course of the business of the LLP or with its authority. देखो एलएलपी अपने पार्टनर के द्वारा किए गए कामों के लिए लायबल कब होगी कि सर एलएलपी इज लायबल, देव आ रहा हूं एक मिनट, एलएलपी इज लायबल इफ अ पार्टनर ऑफ एलएलपी इज लायबल टू एनी पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ अ wrongful act or omission on his part in the course of business of the LLP or with its authority। एलएलपी के बिजनेस के दौरान कोई भी काम किया गया है उसके लिए एलएलपी की पूरी तरीके से अपने पार्टनर के कामों के लिए लायबल होगी। इसका कारण मैंने आपको पहले ही बता दिया, हर एलएलपी का पार्टनर उसके लिए एजेंट होता है एलएलपी का, तो वो अपने एलएलपी कौन की सर, प्रिंसिपल, तो एजेंट के द्वारा किए गए कामों के लिए वो बाइंड हो जाती है। तो सर जो भी काम बिजनेस में किए गए हैं उसके लिए एलएलपी रिस्पॉन्सिबल होगी, पार्टनर के द्वारा जो भी काम किए गए। दूसरी बात कि सर एलएलपी, अच्छा एलएलपी के बिजनेस के दौरान नहीं, लेकिन यदि एलएलपी की अथॉरिटी से किया गया है तो भी एलएलपी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है। ये दो बातें। देव तेरा डाउट डाउट पूछ। तो मेरे को डाउट नहीं है, मैं बस पूछ रहा था कि एलएलपी के लिए मैं डायरेक्ट इससे ही पढ़ लूँ पूरा तो चलेगा। एलएलपी के लिए इससे ही पढ़ ले तो चलेगा क्या? क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, टेक्स्ट पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है क्या? नहीं टेक्स्ट पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं है, मैं इससे पढ़ रहा तो किसी जगह पूछ रहा था बस जनरल। ठीक है पढ़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन गो थ्रू इट। Conditions under which LLP will not be liable for the acts of the partners.
ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन बनता है 5 नंबर के लिए, 2 पैराग्राफ के लिए 5 नंबर टिका दिए। कंडीशंस अंडर विच LLP will not be liable for acts of the partners. A LLP is not bound by anything done by a partner in dealing with a person if, यदि पार्टनर को उस काम को करने की कोई अथॉरिटी ही नहीं थी। In doing that particular act, the partner had no authority. The partner, in fact, has no authority to act for the LLP in doing a particular act. अच्छा, जनरल पब्लिक को ये कहां से पता पड़ेगा? सर, LLP एग्रीमेंट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। याद आया कुछ? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कंपनीज एक्ट में जो पढ़ा था, MOA AOA और पब्लिक डॉक्यूमेंट्स पढ़ के जाना चाहिए। सर, LLP एग्रीमेंट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो पार्टनर को क्या क्या करने की राइट्स होंगे और क्या करने का राइट्स नहीं होगा, ये सब कहां पर लिखा हुआ होगा? सर, LLP एग्रीमेंट में लिखा हुआ होगा। तो सर, यदि किसी पार्टनर के पास में कोई राइट है ही नहीं उस मुतल्लिक उस कंटेक्स्ट में पार्टनरशिप LLP को बांधने का, तो सर LLP उस पार्टनर के काम से बाइंड नहीं होगी। ठीक है, आप तो कहोगे हमें क्या पता, हम तो पार्टनर के जैसे समझ के आए थे। अरे भाई, LLP एग्रीमेंट पढ़ के आना चाहिए था। ठीक है, ये मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, बस इतना। कहीं ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस को LLP में मत खोद के डाल देना तुम लोग, ये बस तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, यदि पार्टनर को कोई अथॉरिटी नहीं दी उस LLP के उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए, एंड द पर्सन नोज दैट ही हैज नो अथॉरिटी, और सामने वाला थर्ड पार्टी जानता है कि इसको कोई अथॉरिटी नहीं थी, और बिलीव हिम टू बी अ पार्टनर ऑफ द LLP, यदि थर्ड पार्टी उस पार्टनर से ये समझ के डील कर रहा है कि वो तो एक इंडिविजुअल से डील कर रहा है और इसको तो वैसे भी अथॉरिटी नहीं थी उस LLP को बाइंड करने की, इस थर्ड पार्टी को बेचारे को पता ही नहीं है कि ऑन बिहाफ ऑफ LLP डील कर रहा है, ये तो समझा कि ये पर्सनल कैपेसिटी में डील कर, तो फिर सर इसके लिए LLP रिस्पॉन्सिबल वैसे भी नहीं होती। तो कंडीशंस अंडर विच LLP विल बी लायबल एंड कंडीशंस अंडर विच LLP विल नॉट बी लायबल क्लियरली शोन है। बोलो सर, समझ में आया या नहीं आया? बोलो रे। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट, state various penalties as applicable to LLP, its partners, designated partners, employees under various situation। यार इसको कोलेट करना है, कोलेट करना है का मतलब अलग अलग जगह से जो भी यहाँ पर क्वेश्चन बैंक में तुमको दिखा है उसमें से अलग अलग, अच्छा इस टाइम ये काम नहीं किया तो इतनी पेनल्टी, ये काम नहीं किया तो इतनी पेनल्टी। ठीक है, ये करके देना पड़ेगा मेरे को आपको। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन अ पर्सन सीजेस टू बी अ पार्टनर ऑफ LLP, एक LLP से बंदा कब सीज हो जाता है? कि सर, कब पार्टनर बनने से सीज हो जाता है? कि सर, इन फॉलोइंग सिचुएशंस, इन अकॉर्डेंस विद द LLP एग्रीमेंट। सर, LLP एग्रीमेंट में जो भी लिखा हुआ हो कि इन सिचुएशंस में सीज हो जाएगा वो पार्टनरशिप से। सेकंड, यदि उसको खुद को छोड़ना है, बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग ऑफ नॉट लेस देन 30 डेज, 30 दिनों से कम का, 30 दिनों से कम का नोटिस नहीं, 30 दिन का नोटिस देकर आप छोड़ सकते हो कोई भी। देखो, नोटिस पीरियड का कंसेप्ट समझना, ऐसा तो है नहीं कि मुंह उठा के और चले जाओ एक दिन जहां पर 2 साल से काम कर रहे हो। अरे उसको स्मूथ ट्रांजिशन उसको भी तो देना पड़ेगा, इसलिए बोलते हैं 30 दिनों का नोटिस सर्व कर दो। ठीक है, और आप LLP छोड़ सकते हो। जब LLP डिसॉल्व हो रही हो तब आप यू कैन सीज टू बी अ पार्टनर। यदि उस पार्टनर को अनसाउंड माइंड का या इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया है या वो खुद अप्लाई किया है कि मुझे इंसॉल्वेंट घोषित कर दो, तो सर इन 2 सिचुएशंस में, मतलब इन 1 2 3 4 5 6 सिचुएशंस में उसको क्या किया जा सकता है? 6 सिचुएशंस में उसको LLP की पार्टनरशिप से सीज कर सकता है। इजी है, याद करना है कि सर या तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में कुछ नहीं तो 30 दिन का नोटिस, या फिर LLP खुद बंद हो रही है, या उसे अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर किया जा रहा है, या वो इंसॉल्वेंट हो गया है या इंसॉल्वेंसी के लिए उसने अप्लाई कर दिया है, तो इन सब चीजों में उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंज इन पार्टनर्स इन ए LLP। ये पिछली बार ही आया है
और पूछा नहीं गया अभी तक, तो आइए पढ़ते हैं इसको। एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंज इन पार्टनर्स इन एलएलपी। कि सर एलएलपी में पार्टनर्स चेंज हो रहे हैं, उससे रिलेटेड बातें क्या है। ठीक है सर, एवरी पार्टनर शेल इन्फॉर्म द एलएलपी ऑफ एनी चेंज इन हिज नेम, उसके नाम में या उसके एड्रेस में। एलएलपी के पार्टनर के नाम में या एलएलपी के पार्टनर के एड्रेस में कोई चेंज हो रहा है, तो सर वो 15 दिनों के भीतर एलएलपी को इन्फॉर्म करेगा। बहुत ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा टिपिकल है भाई, बहुत ध्यान से समझना, थोड़ा सा टिपिकल है। Every partner shall inform the LLP of any change in his name or address within a period of 15 days of such change. अपने चेंज के 15 दिनों, नाम या एड्रेस के चेंज के 15 दिनों के भीतर एलएलपी को इन्फॉर्म करेगा। आप ध्यान से समझना, ये पार्टनर है, उसने अपना नाम या अपना एड्रेस चेंज किया है, तो सर इसके 15 डेज के भीतर इसको एलएलपी को इन्फॉर्म करना है। नंबर 1। नंबर 2, जब एलएलपी को a limited liability partnership shall where a person becomes or ceases to be a partner file a notice with the registrar within 30 days from the date he becomes or ceases to be a partner। सर कोई भी बंदा इस एलएलपी में या तो आ रहा है या बाहर जा रहा है, उसके 30 दिवस के भीतर, आने या बाहर जाने के 30 दिवस के भीतर उनको रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी को इन्फॉर्म करना रहेगा। ठीक है, वेयर देयर इज एनी चेंज इन द नेम और एड्रेस ऑफ अ पार्टनर फाइल अ नोटिस विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज ऑफ सच चेंज। देखो इसको कनेक्ट करना इससे, 2A को कनेक्ट करना 1 से। कि सर पहले तो हम बोलते हैं कि आपको 15, कोई भी पार्टनर जो इस नाम या एड्रेस चेंज कर रहा है 15 दिवस के भीतर एलएलपी को इन्फॉर्म करेगा, और आगे एलएलपी रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करेगा। कब? कि सर उस चेंज को होने के 30 दिवस के भीतर, उस चेंज को होने के 30 दिवस के भीतर एलएलपी किसको इन्फॉर्म करेगा? कि सर रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करेगा। देखो बहुत गूढ़ बात है, इसीलिए मैंने कहा था ये टिपिकल है, ध्यान से सुनना रे। सर जब एलएलपी को जानकारी मिल रही है, उससे 30 दिन नहीं बोला है, उससे 30 डेज नहीं बोला है रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करने के लिए। जब एलएलपी को सर इसको तो 15 दिवस के भीतर एलएलपी को जानकारी दे देनी है, और एलएलपी को ये चेंज होने के 30 डेज के भीतर, तो मान लो इसने 15वें दिन जानकारी दी, तो अब एलएलपी को तो 30 दिन चेंज होने के अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है। तो एक्चुअली एलएलपी को कितने दिन मिले? 13 - 15 इक्वल्स टू 15 दिन के अंदर ही इन्फॉर्म कर देना। क्या ये फंडा समझ में आया जो मैं समझा रहा हूं? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। सब जने ठीक है? केवल यस सर बोल रहे हो सालों, एग्जाम में टेस्ट में नंबर आने चाहिए, ध्यान रखना। अच्छा, यदि इस आदमी ने अपना नाम चेंज करने के 7 दिवस के भीतर ही एलएलपी को इन्फॉर्म कर दिया, इसके पास थे 15 दिन लेकिन इसने 7 दिवस के भीतर ही इन्फॉर्म कर दिया, तो सर इसे तो ऐसा चेंज होने के 30 दिन के अंदर करना है, यानी अब इसके पास में कितने दिन है इन्फॉर्म करने के लिए? 23 दिन है। ठीक है, ध्यान रखना, इस तरीके से कैलकुलेशन करना। नेक्स्ट, ठीक है, और कोई बात हो रही है कि कोई पार्टनर अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है, तो वो एलएलपी को रजिस्ट्रार को ऐसा होने के 30 दिन के भीतर इन्फॉर्म कर देना है। ठीक है, अ नोटिस फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार अंडर सबसेक्शन 2, यानी कि सबसेक्शन 2 कौन सा हो गया? कि सर जहां पर where there is any change in the name or address of a partner, file a notice with the registrar within 30 days of such change. Where a person becomes or ceases to be a partner, file a notice with the registrar within 30 days from the date he becomes or ceases to be a partner। ठीक है, तो सर ये जो भी नोटिसेस देने हैं, वो रजिस्ट्रार के पास जो भी फाइल करने हैं, वो उस फॉर्म में, फॉर्मेट फिक्स होता है इनका, और जो भी फीस होती है उसी के साथ में लिए जाएंगे। काकोसा तो है नहीं तुम्हारे जो फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हारा काम कर देंगे, एलएलपी के रजिस्ट्रार। ठीक है सर, वो डेजिग्नेटेड पार्टनर जो कि उस एलएलपी का डेजिग्नेटेड पार्टनर है, उसके द्वारा साइंड होंगे, ऑथेंटिकेटेड होंगे इन अ मैनर एज में भी प्रेस्क्राइब्ड। यदि राउंड सील लगानी है, उसका प्रोविजन रखा है एलएलपी में, तो वो लग जाएगी, नहीं लगानी है नहीं रखा है
कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो बस जरूरी बात क्या है, डेजिग्नेटेड पार्टनर के साइन होने चाहिए। डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन सर? वो जो कंप्लायंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एलएलपी में, ठीक है। यदि वो इनकमिंग पार्टनर से रिलेटेड है तो फिर सर इनकमिंग पार्टनर की कंसेंट भी लगेगी उस फाइलिंग के साथ में कि हाँ मैं इस एलएलपी में पार्टनर बनना चाहता हूं, उसकी कंसेंट भी लगेगी, ठीक है। क्या अभी तक समझ में आया? हाँ सर, सब याद रखने की बात है। इफ एलएलपी कॉन्ट्रावीन्स द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, यानी कि ये वाला, ठीक है, ये उसने एलएलपी ने इन्फॉर्म ही नहीं किया रजिस्ट्रार को, नाम में चेंज, एड्रेस में चेंज, या फिर वगैरह वगैरह, ये सब इन्फॉर्म ही नहीं किया, ठीक है। इनकमिंग पार्टनर अंदर आ रहा है, आउटगोइंग बाहर जा रहा है, ये इन्फॉर्म नहीं किया, तो सर द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप उस पे भी, एंड इट्स एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर, हर डेजिग्नेटेड पार्टनर पे पेनल्टी लगेगी सर। कितने रुपए की? 10,000 रुपए की, 10,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी, ठीक है। नाउ इफ the contravention referred to in subsection 1 is made by any partner of the LLP, सर सबसेक्शन 1 में क्या था कि सर यदि तुम अपना नाम चेंज कर रहे हो, एड्रेस चेंज कर रहे हो, और एलएलपी को तुमको इन्फॉर्म करना रहेगा 15 दिन में, वो तुमने इन्फॉर्म ही नहीं किया, सच पार्टनर शेल बी लायबल टू ए पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज। पार्टनर पे 10,000 रुपए। ज्वाइन कर लेना, रीज्वाइन कर लेना सेम लिंक पे जब ये बंद होता, अभी नहीं, ठीक है। तो सर पार्टनर ने एलएलपी को इन्फॉर्म नहीं किया तो पार्टनर पे 10,000 रुपए की पेनल्टी रहेगी सर, ध्यान रखना, ठीक है। आ जाओ अब, हाँ टाइम हो चुका है, आप लोग इसको रिज्वाइन करो, फटाफट रिज्वाइन करो।